नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज बेनीवाल, आपका अध्यापक। आज हम कक्षा 6 के भूगोल का छठा अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, का अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर कौन कौन सी भू आकृतियाँ मौजूद हैं और वो कैसे बनी और हमारे जीवन में इन भू आकृतियों का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्यारे बच्चों, जब हम कभी भ्रमण पर जाते हैं तो हम बहुत सारी भू आकृतियों को देखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र आपको दिख रहा है और भी बहुत सारी भू आकृतियाँ हमें नज़र आती हैं जब हम किसी दूर स्थित स्थान की यात्रा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है कि इन भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ होगा? बच्चों, पृथ्वी के इन स्थल रूपों को बनाने में दो प्रकार की क्रियाएं काम करती हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस चित्र में पृथ्वी के नीचे जो गर्म लावा है वो दिखाया गया है और एक स्थान पर जहाँ पर कमज़ोर चट्टानें इसको मिलती हैं वो ऊपर आ जाता है और पृथ्वी पर विभिन्न भू आकृतियों को जन्म देता है। इसी प्रकार पृथ्वी के नीचे चलने वाली प्लेटें भी पृथ्वी के ऊपर की भू आकृतियों को बनाने में अपना योगदान देती हैं। तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रियाएं पहले प्रकार की क्रियाएं हैं जो इन भू आकृतियों के निर्माण में सहायता करती है। दूसरे तरह की जो प्रक्रिया है वो स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। ये आंतरिक नहीं है, ये बाह्य प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रियाओं का मतलब ये धरातल पर होती हैं, ना कि पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जैसे अपरदन और निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण का मतलब ये है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो वहाँ पर वो अपरदन करती है और उसके बाद उसका जो मलबा होता है उसका वो निक्षेपण भी करती है मैदान में जाकर या फिर अपने मुहाने के ऊपर। तो धरातल पर विभिन्न आकृतियों को जन्म देती हैं। आपने इस तरह की आकृतियां देखी होंगी। पहले चित्र में जो ये चित्र है, एक पर्वत दिखाई दे रहा है, ऊंची ऊंची चोटियां आपको दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में आपको पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ एक भाग दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में एक बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई दे रहा है और चौथे चित्र में आपको मरुस्थलीय भूमि दिखाई दे रही है, यानी ऊंचे ऊंचे बालू के टीले आपको दिख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इन सभी आकृतियों के निर्माण में दो प्रकार की क्रियाएं काम करती हैं। एक है बाह्य प्रक्रिया और दूसरी है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इनका जन्म होता है और फिर इनके आकार में परिवर्तन होता है बाह्य प्रक्रियाओं के कारण। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पर्वत के बारे में। सबसे पहले पर्वत के बारे में। ये देखिए पर्वत। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे पर्वत देखे होंगे या उनकी तस्वीरें आपको हमेशा से भाती रही होंगी। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर जो होता है, ये जो शिखर है ये छोटा होता है और इसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। इसके बाद
कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, आप पाएंगे कि जलवायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, और यहाँ पर जिनको आप देख नहीं सकते, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भिन्नता होती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है वलित पर्वत। दूसरे प्रकार के पर्वत होते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। तीसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वलित पर्वत की। प्यारे बच्चों, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें यानी पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं, प्यारे बच्चों, पृथ्वी के धरातल के नीचे प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे की ओर जब सरकती हैं तो दोनों के टकराहट से टकराहट वाला भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे क्या होता है कि मोड़दार पर्वत बनते हैं, और इन्हें कहा जाता है वलित पर्वत। इस वीडियो के अंत में हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिससे हमें स्पष्ट पता चलेगा कि किस तरह से ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं और फिर पर्वत बनते हैं। प्यारे बच्चों, भारत में भी इसी तरह का एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अभी युवा अवस्था में है और ये एक वलित पर्वत है जो दो प्लेटों के टकराने से जिसका जन्म हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरी श्रृंखला क्या है, हिमालय पर्वत है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं संसार की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय के साथ में ही पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में एक पर्वत आता है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। यूराल जो है वो रशिया और यूरोप, ये देखिए यहाँ पर रसिया में यानी रूस में पड़ता है। एल्प्स जिसका अभी हमने जिक्र किया था, जो वो यूरोप में है। एटलस जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अफ्रीका की श्रृंखला है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकीज ये पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से एक पूर्वी हिस्से में पर्वत श्रृंखला है। तो ये हैं संसार की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं। प्यारे बच्चों, कुछ पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत वो पर्वत होते हैं जिनका निर्माण जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यहाँ जो चित्र हम देख रहे हैं, जर्मनी में यानी यूरोप के जर्मनी में एक राइन घाटी है। राइन घाटी जर्मनी के इस क्षेत्र में वो राइन घाटी है, और यह भ्रंशोत्थ पर्वतों का एक उदाहरण है। यहीं पर भ्रंशोत्थ पर्वत
एक और भ्रंशोत पर्वत है जिसका नाम है वोसजैस पर्वत, जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा के ऊपर स्थित है। वोसजैस पर्वत। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जर्मनी की राइन घाटी का चित्र है। कितना मनोरम दृश्य है। और ये नदी के साथ साथ लगता हुआ जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा घाटी का क्षेत्र है और ये भ्रंशोत पर्वत का एक उदाहरण है। इसके बाद तीसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने जिक्र किया था, ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा जब पृथ्वी पर बिना ठंडा हुए पहुँचता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट आप देख रहे हैं। और जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अपने साथ जो लावा लेकर के आता है, वो ठंडा होने पर धीरे धीरे वहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि गर्म लावा किस तरह से धरती के ऊपर धरातल पर पहुँचा है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी धरती जो है वो अंदर से कितनी गर्म है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यहाँ पर दो मुख्य पर्वतों के उदाहरण हम दे सकते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है दक्षिण अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। ये दो पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों के सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सुप्त ज्वालामुखी है जो अभी सक्रिय नहीं है। तो ऊपर एक खड्डा हो गया है जिसको कहा जाता है क्रेटर। इस खड्डे को क्रेटर कहा जाता है। और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं वो अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये लाल रंग का जो निशान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत स्थित है। और ये उसकी तस्वीर है। जिराफ आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर से आप चौड़ा भाग देख रहे हैं और ऊंचाई वाला पर्वत देख रहे हैं, ये है एक किलिमंजारो पर्वत जो कि ज्वालामुखी के कारण बना है। इसी प्रकार जापान का माउंट फ्यूजियाना जिसको कहा जाता है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। जापान एक छोटा सा देश है एशिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट फ्यूजी, यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। लाभदायक किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहले तो पर्वत जो हैं जल के संग्रहगार होते हैं। संग्रहगार का मतलब होता है कि यहाँ पर जल का संग्रह होता है, जल एकत्रित होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गौन, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो उपयोग है पर्वतों का वो ये है कि सैलानी यानी जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो ये थे बच्चों पर्वत। प्यारे बच्चों, हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पठार क्या होता है। प्यारे बच्चों, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। प्यारे बच्चों, पर्वत और पठार में एक मूलभूत अंतर यह है कि पर्वत जो है वो ऊपर से क्या होता है, ऊपर से तीखा होता है, एक त्रिभुजाकार में होता है। लेकिन पठार का जो भाग है यह उच्च भूमि जरूर होती है लेकिन यह ऊपर से सपाट होता है, मेज के तल की भांति। इसे कहा जाता है पठार। प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत का एक बहुत बड़ा भाग पठार के रूप में है।
यहाँ जो आप देख रहे हैं बीच में, यह मध्य उच्च भूमि है भारत की। यह भी एक पठार है। आसपास का जो एरिया है यहाँ से ये ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए पठार है। इसको मालवा का पठार कहा जाता है। 2 नंबर पर जो आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्राचीन पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार। और तीसरा जो भाग आप देख रहे हैं वो है छोटा नागपुर का पठार। तो प्यारे बच्चों, पठार जो हैं वो उच्च भूमियां होती हैं और इसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। प्यारे बच्चों, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है और विश्व के बहुत सारे खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार, यहाँ आप देख रहे हैं अफ्रीका का पठार, यह सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार अभी हमने जिक्र किया था। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, पठारी क्षेत्र में यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। और चाइना में भी पठार, मंगोलियन पठार दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया में भी पठार है। यहाँ पर अफ्रीका के पठारों का तो अभी हमने जिक्र किया था। दक्षिणी अमेरिका के पठार, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप के पठार, यह है उत्तर अमेरिका का पठार। प्यारे बच्चों, पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है वो ऊंचाई से गिरती हैं। भारत के छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थान होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। तो ये थे बच्चों पठार। अब हम जिक्र करेंगे एक और तरह की स्थलाकृति का जिसका नाम है मैदान। प्यारे बच्चों, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर आती है और उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। वहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के रहने के लिए मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक उपजाऊ, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर ये सिंधु वाला पार्ट है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, बहुत सारा भाग इसका पाकिस्तान के हिस्से में है।
और ये जो मैदान है यहाँ से पंजाब से लेकर आसाम तक, ये मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है और विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में इसकी गिनती होती है। तो प्यारे बच्चों, स्थल रूप लोगों को भी प्रभावित करते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से थोड़े अलग दिखते हैं। उनकी जो रहने की जीवन शैलियाँ हैं, उनकी संस्कृति है, वो भी अलग होती हैं। और ये मैदान और ये स्थलाकृतियाँ हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। प्यारे बच्चों, इन स्थलाकृतियों पर मानव भी अपना प्रभाव डालता है और कई बार इन्हें प्रदूषित भी कर देता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो पृथ्वी के नीचे की दो प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं, तो जो उनकी टकराहट से क्या होता है कि जो ज़मीन है, जो चट्टानें हैं, उनमें फोल्ड पड़ जाते हैं और वो एक पर्वत का रूप ले लेती हैं। इसी तरह से हमारे हिमालय का जन्म हुआ। चलिए एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक कागज़, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कागज़ का टुकड़ा, और मेरे हाथ, दोनों हाथ मेरे पृथ्वी के नीचे संचलन करने वाली प्लेटें हैं। और जब ये एक दूसरे के सामने खिसकती हैं तो किस तरह से जो चट्टानें हैं, इनको चट्टानें मानिए, पृथ्वी का धरातल मानिए, और किस तरह से वो उनमें वलय पड़ जाते हैं, वलित जो पर्वत है उनका निर्माण होता है। ये देखिए किस तरह से पर्वत बनते हैं। यहाँ मैंने दोनों अपने जो हाथ हैं, यानी जो प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के सामने खिसक रही हैं, और ये देखिए एक उभार कागज़ के ऊपर यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर पड़ रहा है और एक निर्माण हो गया है एक पर्वत का। तो इस तरह से हमारे जो पर्वत हैं, जैसे हिमालय, उनका निर्माण हुआ है। ये एक वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है।